दोस्त 5 मिनट पहले पहुंच जाएगा। 4:30 उठता होगा सो के। कैमरा सेट। चलो जी फिर प्रोग्राम शुरू किया जाए। देखो, अगर अभी तक हम जनरेशन में पढ़ाई की बात करें, अरे भाई वाह बाबा नायक जी, बात तो है भाई, आपके आने से बाहर आ गए बिल्कुल तुरंत। एसी अपने आप चल जाएगी क्या? हाँ। चलो थोड़ा सा और शेयर वेयर कर दो जरा। एक बच्चा कह रहा है कि सर देखो आपसे लगाव तो बहुत है, पढ़ता भी हूँ आपसे ही, लेकिन कुछ भी हो शेयर नहीं करूंगा। शेयर बिल्कुल नहीं करूंगा। और इसके लिए हैं, हाँ कि इसके लिए सॉरी, लेकिन शेयर नहीं करूंगा। नौकरी लगने के बाद आके मिलूंगा। हैं, ये तो सोचना है, पता तो जिसे पढ़ना है चल ही जाता है। माहौल ये बन रहा है कि बच्चों को पता सबकी रहती है, पर पता तो कोई किसी को नहीं। नहीं वैसे हम उन लोगों में से है नहीं कि हम छिपाए जा सके। प्रोग्राम शुरू किया जाए फिर। क्या बात, आज बहुत भीगे, कोई बात नहीं, तो बढ़िया मौसम, गर्मी हो रही थी। आज तो बड़े सर्किट ब्रेकर शेयर कर रखे थे आपने ग्रुप में बहुत। अच्छा, अभी ऐसे बाल क्यों कटाए? उड़ गए थे? बिल्कुल आर्मी वाले कटा रखे। बैठो बैठो, बढ़िया लग रहे यार। हम थोड़ा ये कह रहे हैं भाई गलत कटा दिए। सही है। चले फिर प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। देखो बेटा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी है इसमें है? चैट, हाँ बंद कर दो। देखिए बच्चों, हमने सीखा है हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में। हमने सीखा है थर्मल पावर प्लांट के बारे में। बड़ा है जी, आते रहो चुपचाप, बैठते रहो फटाफट से। हैं, माइक क्या करो, आवाज कम है क्या? एक हमने पढ़ा है बेटा न्यूक्लियर पावर प्लांट, एक हमने पढ़ा है डीजल। यही पढ़ा है ना हमने? अच्छा जी, हाइड्रो थर्मल न्यूक्लियर और डीजल। सेट होते रहो। खाली है ना, देखो वहां भी खाली है इतना।
हो जाओ, जल्दी सेट हो जाओ। हैं? अच्छा, रेलवे स्टेशन, शिमला बाईपास, ले आओ ले। ये 4 मेनली पावर प्लांट हम लोगों ने बेटा सीखे हैं और पढ़े। एक बार फिर से ऑब्जेक्टिव लगाने से पहले इनके बारे में एक बेसिक ओवरव्यू आपको फिर से दे दूं। जैसे हम हाइड्रो पावर प्लांट के बारे में पढ़कर आए हैं, सिर्फ सुनना है मुझे। अच्छा, सेट हो गए आप लोग, तो हम शुरू करें प्रोग्राम। ए भाई चचा, उधर से ऑन कर पहले से। हाइड्रो पावर प्लांट में साइट का सिलेक्शन करते समय ये ध्यान देंगे, ट्रांसपोर्ट की अच्छी सुविधा हो, जमीन सस्ती हो, डैम बनाने की उचित व्यवस्था हो, कोई भी इन्वायरमेंटल यानी वातावरण का कोई भी ऐसा मुद्दा ना हो जिससे लोकल लोगों को कोई इश्यू होता हो। यही तो मेनली हमने देखा था। और पुराने डाटा का एनालिसिस करके हमें ये पता चले कि यहाँ पर बारिश अच्छी हो जाती है। फिर हाइड्रो पावर प्लांट में डैम बनाना है तो शुरुआत में एक्सपर्ट लोगों की जरूरत पड़ेगी, जगह ज़्यादा लेनी पड़ेगी है जी, और डैम के कंस्ट्रक्शन में पैसा भी अच्छा लगता है। तो जो इनिशियली कॉस्ट है वो बहुत ही हाई आती है। रनिंग चार्जेज इसमें कम है क्योंकि फ्यूल का कोई खर्चा नहीं है, फ्यूल को ट्रांसपोर्ट करने का कोई खर्चा नहीं है, पॉल्यूशन नहीं है, मतलब बात साफ स्वच्छ रहता है। स्टैंड बाय जो लॉसेस होते हैं वो नहीं होते। स्टैंड बाय लॉसेस का मैं क्लियरली मतलब बता दूं, जब बिजली ना बने और फ्यूल में कोई बर्बादी होती हो, जैसे थर्मल है, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी या जनरेटर नहीं भी ऑपरेट कर रहे बेटा, लेकिन आपको बॉयलर को हमेशा ऑन रखना है, तो उसमें स्टैंड बाय लॉसेस अच्छे खासे मिल जाएंगे। जैसे डीजल है तो उसमें या तो कहें नो स्टैंड बाय लॉसेस या कहें वेरी लेस स्टैंड बाय लॉसेस, ना के बराबर, लेकिन यहाँ शून्य होते हैं हाइड्रो पावर प्लांट में। फिर आप ये देखते हैं कि बेस लोड प्लांट के रूप में देखा गया है। एक हमारा रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज है, जिसे हम लोग बेस लोड प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा रन ऑफ रिवर विद पॉन्डेज है, जिसमें हम रिवर्सेबल टरबाइन लगाते हैं और जिसे हम लोग पीक लोड प्लांट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। जब बेस लोड चल रहा होता है तो उस दौरान में हम इससे वापस पानी को पॉन्डेज में भर लेते हैं, और जब पीक आवर्स आते हैं हम उस भरे हुए पानी से, स्टोर किए गए पानी से बिजली को बनाते हैं। ये हमारी नॉर्मल कहानी है। हाइड्रो पावर प्लांट की अगर हम बात करें तो हाइड्रो पावर प्लांट में बेटा जो हम टरबाइन नॉर्मली सेलेक्ट करते हैं वो हेड के हिसाब से डिसाइड करते हैं। तो जैसे 30 मीटर से कम हम लो कह देते हैं, 30 से कहीं कहीं पर 180 लिख दिया, एक दो ने तो बेचारे ने 90 लिख के छोड़ दिया कि 30 से 90 तक, जबकि हम 200 मीटर तक ले लेते हैं। उसमें मीडियम और हाई हेड हम लोग अबाउट 200 कंसिडर करके चलते हैं। जब हम हाई हेड बनाते हैं तो बेटा हम सर्ज टैंक बनाते थे। सर्ज टैंक एक खुला हुआ टैंक है जो कि टरबाइन के पास में लगाया जाता है, जिससे पेनस्टोक को सुरक्षा मिल जाती है। मिलती है कि नहीं? किससे? वाटर हैमरिंग से। जो पानी पेनस्टोक पर फोर्स लगा था, इससे सुरक्षा मिल जाती है। पेनस्टोक जनरली स्टील का बना हुआ एक क्लोज्ड या बंद पाइप के रूप में होता है, और पेनस्टोक के द्वारा जो पानी स्टोर होता है वो बहता है, तो स्थैतिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है। टरबाइन, जब हम हाई हेड की बात करेंगे तो हमारे पास दो प्रकार के टरबाइन, एक इंपल्स और एक रिएक्शन।
तो इम्पल्स टरबाइन की जब आप बात करते हैं तो इम्पल्स टरबाइन में फेल्टन व्हील टरबाइन, हाई हेड, लो डिस्चार्ज। फिर प्यारे बच्चों आप यूज करते हैं मीडियम, तो आप कहेंगे देखिए रिएक्शन में दो है, एक फ्रांसिस, तो फ्रांसिस लो या मीडियम में हम कर सकते हैं, लेकिन एक होती है हमारी लो हेड के लिए जिसमें हम लोग कैप्लन को इस्तेमाल करते हैं। प्रोपेलर भी जनरली लो हेड के लिए ही हम इस्तेमाल किया करते हैं। ये नॉर्मली हमारे हाइड्रो पावर प्लांट की कुछ कहानी है। स्पेसिफिक स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक स्पीड होती है 1 मीटर हेड के लिए 1 यूनिट को पैदा करने में जो गति है वो स्पेसिफिक स्पीड है। NS बराबर n√p/h की पावर 5/4 यानी 1.25। एक पावर है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन में अलग है। अब हम लोग बेटा चलते हैं देखिए थर्मल में। थर्मल में बॉयलर बना, बॉयलर में आग लगाई। बॉयलर दो प्रकार के हैं, एक वाटर ट्यूब है, एक हमारा फायर ट्यूब है। तो वाटर ट्यूब ज़्यादा अच्छा है, अरे लिखा है कि नहीं भाई, है ना। इसके बाद में सुपर हीटर, सुपर हीटर जो भी नमी वाली स्टीम आती है उसको कम कर देता है नमी को। उसके बाद टरबाइन, टरबाइन के बाहर स्टीम का वेस्टेज सबसे ज़्यादा है, कंडेंसर के द्वारा स्टीम वापस पानी में बदल जाएगी। उस पानी को हम फीड वाटर पंप के द्वारा इकोनोमाइजर में गर्म करेंगे, है जी, और वापस बेटा बॉयलर में भेजते हैं। उसके बाद में फ्लू गैसेज, फ्लू गैसेज जैसे सल्फर ऑक्साइड SO2, कार्बन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO, CO2, ये सब फ्लू गैसेज जाती हुई बाहर की तरफ जाती है। उसके बाद इकोनोमाइजर के बाहर फ्लू गैसेज से बेटा हम एयर प्री हीटर लेंगे, जिसमें फोर्स्ड ड्राफ्ट जो लिखा है इसका काम है बेटा हवा को अंदर भेजना, और बाहर की तरफ हम लोग लगाते हैं इंड्यूस्ड ड्राफ्ट, वहीं पर लगे होते हैं सेपरेटर्स भी। ठीक है जी, तो ये हम लोगों ने नॉर्मली देखा होता है जी थर्मल के लिए। थर्मल को भी हम लोग अगर देखें तो थर्मल से हम सबसे ज़्यादा शेयर रखते हैं पावर का, लगभग 60-65% थर्मल का ही शेयर होता है। यही तो पढ़ा है। जब हम सिलेक्शन ऑफ साइट की बात करते हैं तो जमीन सस्ती हो, बढ़िया बात है, ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था हो, है जी, कोयला यानी कि अगर कोयले के पास में कोई साइट हो तो और अच्छी बात है, अवेलेबिलिटी ऑफ कॉयल वो आसान हो। दिक्कत ये है कम एरिया में तो लग जाता है, प्रॉब्लम ये है कि स्टैंड बाय लॉसेस ज़्यादा भी देखने को मिलते हैं, फिर एफिशिएंसी भी कम है। हम देखते हैं भाई थर्मल एफिशिएंसी हमारी 30, ओवरऑल हमें और भी कम 29 मिल जाती है। यही देखा है ना, ओवरऑल एफिशिएंसी बराबर थर्मल गुणा इलेक्ट्रिकल एफिशिएंसी, और थर्मल एफिशिएंसी बराबर में बॉयलर गुणा टरबाइन एफिशिएंसी। बताइए सब लिखा है कि नहीं। हमने कहा जी इसमें पॉल्यूशन बहुत है, रनिंग चार्जेज ज़्यादा क्योंकि कोयला महंगा है, ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी ज़्यादा है ना, लाने में पैसा लगेगा। तो ये सब चीज़ें हम लोगों ने देखा है थर्मल में बेटा। न्यूक्लियर में हमने कहा जी यदि हम यूरेनियम को एज ए फ्यूल यूज़ करें तो यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 ये अच्छा ऑप्शन है, और यूरेनियम का एटॉमिक नंबर हमारा आता है 92। यदि हम यूरेनियम 238 को लेते हैं तो न्यूट्रॉन 146, और यदि हम लोग 143 को लेते हैं तो 235। यही चीज़ें लिखा हमने। तो हमने कहा जी इसमें जो ऊर्जा का उत्सर्जन होता है ये होता है नाभिकीय विखंडन के कारण। तो हम रिएक्टर बनाते हैं, रिएक्टर में 3 चीज़ों को रखते हैं बेटा, फ्यूल रोड जनरली यूरेनियम की बनाई हुई, मॉडरेटर ग्रेफाइट का बना हुआ, और हम कहते हैं कि मॉडरेटर का काम है, डिटोरियम ऑक्साइड भी हम लेते हैं। हम कहते हैं कि मॉडरेटर का काम होता है न्यूट्रॉन्स के आपस में टकराने से पहले गति को थोड़ा सा स्लो डाउन कर देना, पढ़ा है ना हमने। इसके बाद हमने कंट्रोल रोड पढ़ी। हमने कहा कंट्रोल रोड को हम 2 तरीके से अपना देखते हैं, एक हमारी रहती है कैडमियम और दूसरा रहता है बोरोन। कंट्रोल रोड हम ऐसे पदार्थ की बनाएंगे जो न्यूट्रॉन को अच्छा अब्जॉर्ब या अवशोषित कर सके। तो कंट्रोल रोड को जब भी हम रिएक्टर के अंदर भेज रहे हैं तो जो गति है वो कम हो गई, स्लो डाउन हो गई, और जब भी हम बाहर की तरफ करते हैं तो ऑपरेशन की जो गति है ना वो बढ़ जाती है।
तो ये बेसिक चीजें हम लोगों ने पढ़ी है। अब ये देखें कि भाई रेडिएशन का खतरा है, इंस्टॉलेशन जो कॉस्ट है, कैपिटल कॉस्ट, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर रनिंग चार्जेस की बात करें, देखिए हाइड्रो से ज्यादा लेकिन थर्मल से कम, थर्मल और डीजल से कम है रनिंग चार्जेस, लेकिन इसमें एक्सपर्ट लोग हैं, हमें जरूरत पड़ती है। स्टैंड बाय लॉसेस बहुत कम है इसमें भी, ठीक है जी, इसे भी शुरुआत करने में समय लगता है। तो ये सब चीजें हम लोगों ने जानी है और देखी है। फिर हम लोगों ने बेटा जो सीखा है वो हम लोगों ने पढ़ा डीजल। हमने कहा जी डीजल पावर प्लांट को हम लोड के पास में लगा सकते हैं, कहीं भी लगा जा सकते हैं, इमरजेंसी के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टैंड बाय पावर प्लांट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। नो स्टैंड बाय लॉसेस, इसमें भी कोई स्टैंड बाय लॉसेस देखने को मिलते नहीं, अगर दे भी तो वेरी लो, यानी नेग्लिजिबल स्टैंड बाय लॉसेस। पढ़ा है बेटा ये हमने, है जी। अगर हम लोग एक ऑपरेशन देखें, जैसे हमारे घर में भी डीजल इंजन कई बार देखा होगा आपने, जिसमें हत्ती मारते हैं, कोई चारा काटने की मशीन पे, कोई आटा चक्की पे लगा रखा है। तो इस पर आधारित छोटा सा एक सवाल यूपी आर्विनल में पूछा गया था, जो कि हम लोगों ने इंक्लूड तो किया है। फिर ये भी आप लोगों को ध्यान देना है कि डीजल जो पावर प्लांट है उसमें इनिशियली कॉस्ट उतना ज़्यादा नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं, रनिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि डीजल कॉस्टली है, महंगा पड़ेगा, है जी। तो ये सब पॉइंट है हमारे, 1 बाय 1 ये सब चीज़ों पर हमने सवाल लिया। रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें तो हमने कहा जी सोलर है, सोलर पैनल पर रेडिएशन आएगी। सबसे पहले पैनल को हम जब समझते हैं हम कहेंगे जी पीवी सेल है, फोटोवोल्टिक सेल है। उसके बाद में हम मॉड्यूल बनाते हैं, उसके बाद में हम पैनल को निर्माण करते हैं। यदि हम वोल्टेज रेटिंग हाई चाहते हैं तो सीरीज में जोड़ेंगे, यदि हम करंट रेटिंग हाई चाहते हैं तो हम लोग पैरेलल में जोड़ते हैं। ये तो चीज़ें सीखी है ना, बेसिक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद में हमने कहा माइक्रो ग्रिड का मतलब होता है मेन ग्रिड के साथ सिंक्रोनाइज कराने की व्यवस्था। ऑफ ग्रिड का मतलब है स्टैंड अलोन, यानी कि इसका ग्रिड से कोई मतलब नहीं है। और ग्रिड टाइप या कहें कि इंटरकनेक्टेड, ये ग्रिड से जोड़ दिया गया है। हम लोगों ने विंड पावर प्लांट आज मॉर्निंग में देखा है, विंड पढ़ा, जियोथर्मल पढ़ा, जिसमें पृथ्वी की अंदर की जो हीट है उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने टाइडल एनर्जी पावर प्लांट पढ़ा। टाइडल में हम लोगों ने ये सीखा है कि भाई जो ज्वार भाटा आते हैं इनसे हमें बिजली अपना पैदा करनी है, बनानी है। फिर हम लोगों ने ओशन थर्मल पढ़ा, यही तो था, ओशन थर्मल हो गया था हमारा, जिसमें समुद्र की ऊर्जा है ना, हाँ, समुद्र की हीट को। तो ये नॉर्मल हम लोगों ने अभी तक सीखे हैं और पढ़े हैं। तो इन्हीं पर आधारित हमने कुछ सवाल लिए हैं, एक दो हमने सवाल वो भी ले लिया है जो अभी तक नहीं हुआ, तो इसको हम लोग बाद में अपना सॉल्यूशन कर लेंगे। तो इन्हीं पर आधारित अपना कुछ सवाल है। चलिए देखिए, पहला सवाल ये है कि फॉर हाई हेड एंड लो डिस्चार्ज द वाटर टरबाइन यूज्ड। ये सब लास्ट में यूपीपीसीएल, यूपी आर्विनल, डीएमआरसी, इनमें पेपर में पूछे गए सवाल है। सवाल को पढ़िए कि हाई हेड और लो डिस्चार्ज के लिए कौन सी टरबाइन इस्तेमाल होगी। तो हम कहेंगे जी यस, पेल्टन टरबाइन। पेल्टन बेटा किस में आती है? इंपल्स टरबाइन में आती है, ठीक है जी, इंपल्स टरबाइन में आती है। जब कैप्लन आ गया तो कैप्लन को फिर याद करिए, कैप्लन तो हमारी लो हेड के लिए था, फ्रांसिस हमारी मीडियम या लो के लिए था, इसके बाद प्रोपेलर हमारी फिर से लो हेड के लिए था। तो देखिए ये हम लोगों ने इस तरह के जो शेप है ये दिखाई है, इसमें ये बकेट टाइप बने हुए हैं। देखो आपको समझा दो इस टरबाइन के बारे में। इसमें हम लोगों ने यहां से बेटा वाटर फ्लो आएगा, वाटर आ रहा है, और ये हम लोगों ने वाटर के रास्ते को देखे दो जगह बांट दिया, नोजल लगा दिए। नोजल का काम सिर्फ ये है प्रेशर को बढ़ा देना, है ना। आप पाइप को इसे ओपन रखिए, पानी को आपके हाथ पे बहुत कम फोर्स से अप्लाई करेगा। आप पाइप को आगे से दबा दो, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम लोग नोजल लगा रहे हैं, यानी पहले से एक बड़े से पाइप में आ रहा है, अब हम लोगों ने यहाँ पर नोजल लगा दिया। तो अब ये बहुत तेजी से इन टरबाइन पर अपना लगेगा, ये पानी जब लगेगा तो अपना ये घूमना शुरू करेगा। अब याद ये रखना है कि इसी टरबाइन में ये बाल्टी के जैसी बनी हुई है, बकेट के जैसी बनी हुई है ना, ये टरबाइन। तो मान लिया इस टरबाइन, इस पिक्चर को कहीं देखो तो अपना याद रखना कि ये हमारी इंपल्स टरबाइन है, और ये बाल्टी के रूप में अपना खाने खाने बने हुए हैं। पानी आएगा, टकराएगा,
ये घूमना शुरू करेगा। इसके बाद बिजली बनाने के बाद जो पानी है, ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट बना रखा हम लोगों ने, पानी आएगा अपना बाहर की तरफ ना निकालना शुरू करेंगे। तो ये जो कंस्ट्रक्शन है हमारा, ये रहता है हमारा पेल्टन के लिए। चलिए, ये है द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ एन ओपन साइकिल गैस टरबाइन। ये हाँ, वैसे ये अभी तक हम लोगों ने किया नहीं है। तो ओपन साइकिल और क्लोज जो साइकिल, ये दो प्रकार के होते हैं, तो इसको अभी नहीं करते, इसको आप लोगों को मैं करा दूंगा। ये हमने ओपन साइकिल, ये गैस टरबाइन ही यहाँ पर बना के दिखाई है, लेकिन जब अभी आपको कराए नहीं तो हम रटवाएंगे नहीं, हम समझा के करवाएंगे। ये नॉर्मल एक जनरल नॉलेज का सवाल है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रथम आदेश प्रणाली का चुनाव कीजिए। पिक आउट द फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। आपको ये सब चीजें पढ़नी है जरा। देखो, हम ये कहते हैं कि कांच के थर्मोमीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा जाता है। ये जो डैम्पर वाइब्रेटर आती है ना, डैम्पर्ड वाइब्रेटर, ये हमारी फर्स्ट ऑर्डर नहीं, हमारी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। जहां भी हम डैम्पर शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो वो हमारा सेकेंड ऑर्डर है। वैसे ये सवाल के लिए आपको बहुत डीपली नॉलेज चाहिए कंट्रोल सिस्टम की। मतलब ये सवाल आपको दिया आईटीआई में, ये पेपर में पूछा गया था यूपी आर्विनल में, मैंने यहाँ भी लिखा, लेकिन इसके आंसर के लिए आपको कंट्रोल सिस्टम की जेई लेवल से भी ज्यादा नॉलेज की जरूरत है इस सवाल को रियल में करने के लिए। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि डैम्पर वाइब्रेटर का मीनिंग क्या है। जब भी हम लोग डैम्पर्स जहां भी हम लोग बनाएंगे या डिजाइन करेंगे, वो आते हैं हमारे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में। ये कह रहा है कि फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम को अपना चयन करिए। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम का मतलब हम लोग कंसिडर करते हैं कि कांच के थर्मामीटर में मरकरी को यानी पारा को उबलते हुए रखना। तो इस तरह का जो सवाल आए, इसके लिए आप एक्स्ट्रा कुछ प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते एक दो सवाल के लिए। अब जैसे हम लोग इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ टू टैंक इन सीरीज ये दिया है, इसका मतलब ये है कि दो टैंक, एक टैंक ये हो गया, एक टैंक ये हो गया, इन्हें दोनों को आपस में हमने जोड़ दिया। ये भी हमारा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में आता है। एक और होता है नॉन इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ टू टैंक इन सीरीज। ठीक है जी, कोई इंटरेक्टिंग सिस्टम ही नहीं है, ये रखे जरूर है लेकिन हम लोगों ने आपस से डिस्कनेक्ट कर दिए, हटा दिए। ये हमारा जीरो ऑर्डर सिस्टम आता है। तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम हमारा नॉर्मली ए, यानी कि कांच के थर्मामीटर में मरकरी को उबलते पानी में रखा जाता है। तो इसे तुम रट के जा सकते हो, इसके लिए तुम बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा तैयारी कर ही नहीं सकते। ये कुछ दिखाया भी है हमने। थर्मामीटर देखा है? थर्मामीटर तो बड़ा कॉमन चीज है। तो थर्मामीटर में ये सब चीजें हैं, जैसे फारेनहाइट है, सेल्सियस है, ये बड़ी जरूरी है। चलो, आपकी जनरल नॉलेज भी चेक कर ले। जब फारेनहाइट और सेल्सियस है, फारेनहाइट बराबर में कितने सेल्सियस? F माइनस। अच्छा, तो क्या हम ये लिख दें, ये लिख दें? सही है। अब तो माइनस वो जो सेल्सियस है ना, मतलब इसे जब इधर लाओगे तब जाके माइनस होगा। ये है 9/5 होता है इसमें, या सी, ये तो इधर C/5 ना, 9/5 हो जाएगा ना। F माइनस, ये तो इधर जाने की बात कर रहे हो, ये नहीं, मैं इसको कह रहा हूं। यही तो हुआ, F माइनस 32। और क्या बोल रहे इसके बाद में तुम? C/5 और, तो हमने उल्टा, मैं वही तो बोल रहा हूं तुम्हें। ये होता है 9/5। तो इस रूप को याद रखिएगा, ये भी बहुत जरूरी है। ये है 9/5। ये रिलेशन है जी। तो अगर हम लोग ये फारेनहाइट देखें तो डिग्री सेल्सियस गुणा 9/5 प्लस में 32। या तो ऊपर वाले को याद रखें या नीचे वाले को याद रखें।
ये बहुत जरूरी है। देखो जब भी हम लोग ये नोजल लगाने की बात कर रहे हैं ना, अरे नोजल लगाया, जो बड़ा पाइप था छोटा सरफेस हो गया आगे, तो ये नोजल आप भी समझते होंगे, थोड़ा दिमाग लगाया आपने, ये नोजल क्या किसी प्रकार का हाई इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट था? क्या बीजेटी फैट कुछ था? क्या इलेक्ट्रिकली एलिमेंट है? अब आता है देखिए न्यूमेटिक। आपको बता दूं, एक रहता है हाइड्रोलिक और एक होता है आपका न्यूमेटिक। न्यूमेटिक वो है जो प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। तो यहां पर हम लोगों ने ये बना भी रखा है। जब आप डायग्राम में चलेंगे, ये बना भी रखे हैं। तो जो नोजल हम लोग कंसिडर करके चलते हैं कि ये हमारा है एक न्यूमेटिक, यानी कि प्रेशर के हिसाब से एडजस्ट। तो ये हमारा रहता है न्यूमेटिक कंट्रोलर रहता है। सप्लाई, ये प्रेशर हमने बताया ना कि जो प्रेशर के हिसाब से अपना एडजस्ट हो सके। ये अपना नोजल यहाँ बना दिया हमने, कुछ भी अपना फ्लो करवाएंगे। लाइए जी सप्लाई प्रेशर के साथ में अपना लाइए। ये देखो ये रिस्ट्रिक्शन जो अपने पाइप दबा दिया, ये तो अब नोजल से बहुत अच्छी वेलोसिटी के साथ में जाएगा। ये मैकेनिकल का था। अब आ जाइए जी ये सवाल पर। शुरुआत में 2-3 सवाल थोड़ा सा आपको लगेंगे कि थोड़ा सा कैसे सवाल है, लेकिन इसके लिए हमें कोई टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं थी। जनरली हमें सिर्फ साइंस की नॉलेज की जरूरत थी, वो भी 10th तक की। सवाल में दिया है कि तापमान पैमाने को विकसित करने के लिए शुरू में, स्टार्ट में, वाइन को थर्मामीटर द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता था, यानी कि लिक्विड को थर्मामीटर द्रव्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। बनाया हुआ पहला प्रायोगिक पैमाना किसमें था? अरे नहीं रे, यही तो चीज है, ये तो सब बाद में आपने किया। सबसे पहले जो पैमाना डिजाइन किया गया वो था, अरे वाह, अभी तो तुम्हें सूत्र बताया फारेनहाइट। इसके लिए मैंने कहा ना कि डिप्लोमा की या किसी नॉलेज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ ये 10th तक की साइंस का सवाल था। और ये बड़ा क्लियरली लिखा गया है कि शुरुआत में देखो, इसमें तापमान पैमाने को विकसित करने के लिए, ये थर्मोमीटर की बात कर रहा है, शुरुआत में जो लिक्विड लिया गया उसके लिए जब टेम्परेचर हम लोगों ने शुरुआत में नापने की शुरुआत की, तो वो फारेनहाइट था, जिसमें हमने इस पूरे पैमाने को डिजाइन किया है। आज भी लेकर देखना तुम, ये आज भी जो बेसिक थर्मोमीटर रहेगा, जो आपका बेसिक कई जगह आपको मिल जाएगा, दुकान से मिल जाएगा, ज्यादा कुछ महंगा नहीं आता, उस पे जो रेंज है वो फारेनहाइट में मेंशन होगी बकायदा। तो ये सबसे पहला इसमें रहेगा बेटा, ये फारेनहाइट। तो ये तो बाद वालों में सब में देना शुरू किया इन्होंने। अच्छा, ये टेम्परेचर की कौन सी यूनिट है फिर, जब बात हो ही गई तो ऐसा ही मान लें, लेकिन मैं तो ये भी बोल रहा हूं कि फंडामेंटल यूनिट है। ये मूल इकाई में है बेटा, ये मूल इकाई की है। जो 7 है ना, इनमें से ये एक है। चलो, ये रही वही कहानी जो हम लोगों ने लिखा था। सेल्सियस वही F-32, आप 9/5 करेंगे तो 1.8 मिल जाएगा। अलग अलग रूप है बेटा ये। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से मेंशन है, 0 से 100। और नीचे दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये सब फ्रीजिंग पॉइंट है। ऊपर क्या स्केल है, ये बॉइलिंग। देखो यार, सेल्सियस है, कितना जोड़ दें, कितना मेंशन करें, 273। ये आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ाया जाता है। यदि हम लोग, ये हो गया जी अपना, अबे यार कैसे भाग रहा है ये। फिर उसके बाद में अगर हम लोग फारेनहाइट में इक्विवेलेंट में ये करें तो इसे सॉल्व करेंगे, जिसके साथ मल्टीप्लाई में हो गया और इधर जाके 32 प्लस में हो गया। तो ये सारे के सारे सूत्र है। जैसे ये हमें सेल्सियस में लिखा है, तो यदि हम इसे
केल्विन में बदलेंगे तो प्लस कर दीजिए 273। तो जो बॉइलिंग वाटर बॉइलिंग पॉइंट है ये हमारा हो जाता है 373। इसके बाद में अगर फ़ारेनहाइट में बात करेंगे तो ये मिल जाता है हमें 212। ठीक है जी। तो ये 3 अलग अलग टेम्परेचर आपको देखने को मिल जाते हैं, सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट। हम्म, 492 नहीं है क्या? चलो जी देख लो। आपको एक चीज बता दूं बेटा कि ट्रिपल पॉइंट का मतलब ये होता है, क्योंकि ये सब ना पानी, थर्मल, इन सब से रिलेट करने वाले पॉइंट है। जब हम थर्मल की बात कर रहे हैं तो थर्मल से टेम्परेचर आएगा, और टेम्परेचर को लिखने के अलग अलग वे पर ये सवाल है। ट्रिपल जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट होता है जैसे सॉलिड, लिक्विड, ये दिख रहा है आपको, सॉलिड, लिक्विड और गैस, लास्ट में जो वेपर आपने लिखा हुआ है। एक ऐसा टेम्परेचर, ये लिखा तो है देखो, गैसियस फेज, गैसियस, लिक्विड, सॉलिड, जो एक तरह से तीनों में कॉमन आता हो, एक ऐसा पॉइंट जो कॉमन आता हो, ये कहलाता है हमारा ट्रिपल पॉइंट। तो ट्रिपल पॉइंट जब हम लोग देखते हैं, आप देखिए 273 रख के देखना, तो जब भी आप 0 डिग्री सेल्सियस में को 273 में बदलेंगे, प्लस करेंगे, तो ये मिलता है आपको। एक लेवल पर ये 32 में मिलता है, 492 भी, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ठीक है जी। है कौन सा? ये केल्विन है। तो यही तो गड़बड़ हो गया, ये गलत है इस। हाँ नहीं, इसका कुछ मीनिंग था अभी, इसका एक मीनिंग था, एक और था टेम्परेचर को लेके ना। ये देखो अभी याद आ जाएगा, ये एक यूनिट था एक टेम्परेचर का। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज नॉट नॉर्मली यूज्ड? ऑलरेडी यूपीपीसीएल में पूछा गया सवाल है। अब सारे तुम्हारे पावर प्लांट के हैं, जो टेम्परेचर के जो ओवर है, ये यूपीपीसीएल में आ चुका भाई। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है? 3 फेज 4 वायर पढ़ते हो? 3 फेज 3 वायर, सिस्टम सिखाए थे तुम्हें 10 कॉम्बिनेशन, जो पुराने लोग हैं उनसे पूछ रहा हूं। सिंगल फेज 3 वायर पढ़ाया, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर नहीं सिखाया। ये यूपीपीसीएल में आ चुका। तो ये रहा जी सिंगल फेज 4 वायर। देखिए बेटा हमारे पास में, चलो मैं ही लिख देता हूं, हमारे पास में देखिए ये 10 कॉम्बिनेशन होते हैं। एक होता है डीसी 2 वायर, यानी कि डीसी 2 तार से। एक होता है डीसी 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। ठीक है जी। एक होता है बेटा डीसी 3 वायर। एक होता है सिंगल फेज 2 वायर। एक होता है सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ। बेटा एक होता है सिंगल फेज 3 वायर, एक रहता है 2 फेज, हाँ बिल्कुल 3 वायर, एक रहता है 2 फेज 4 वायर, एक रहता है 3 फेज 3 वायर, और एक रहता है बेटा 3 फेज 4 वायर। ये हमारे वैलिड कॉम्बिनेशंस हैं। इनमें से ये देख लो,
ये वाला हमने कहीं नहीं सीखा होता। पूरे ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में आपको इन्हीं में से सेलेक्ट करना है 10 कॉम्बिनेशन में से। वैल्यूज का तो बात ही नहीं है। हाँ, इसमें k/4 यही तो बात कर रहे हो। हाँ, तो सेम आ रही तो उससे क्या मतलब है। ये कह रहा है कि कौन सा सिस्टम नहीं अपनाते। तो देख लो 3 फेज 4 वायर ये रहा, 3 फेज 3 वायर भी लिखा है, सिंगल फेज 3 वायर भी है, लेकिन सिंगल फेज 4 वायर बेटा कोई वैलिड सिस्टम नहीं है, तो हम लोगों ने इसको टिक लगा दिया। ये 10 बहुत ही बेसिक सिस्टम है बेटा। हम पूरे पावर सिस्टम में इन 10 के अलावा कोई सिस्टम को नहीं अपनाएंगे, चाहे हम ट्रांसमिशन की बात करें या हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें। चलो जी, आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस ऑटोमेटिकली इंटरप्ट द सप्लाई इन द इवेंट ऑफ सर्ज। ऑटोमेटिकली, वैसे ये मैंने बताया नहीं, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि सवाल को पढ़ने से पता चल जाएगा। देखो भाई, ऑटोमेटिकली जो सप्लाई को इंटरप्ट कर सके, और ये है भैया रिले और सर्किट ब्रेकर का कॉम्बिनेशन। रिले फॉल्ट को डिटेक्ट करती है कि भाई फॉल्ट हो गया, सर्किट ब्रेकर को कमांड देती है और सर्किट ब्रेकर ओपन हो जाता है। ठीक है जी, तो ये रहा जी हमारा सर्किट ब्रेकर। हम लोगों ने पूरे व्यवस्था को देखिए यहां समझाया है। पूरे पावर सिस्टम की सुरक्षा ये है बेटा। ये रहा बस बार, ये पूरा एक वायर है, एक पूरा फीडर दिखा दिया, देखिए आउट गोइंग फीडर। ये लगाया है सर्किट ब्रेकर, ये लगाया गया है सर्किट ब्रेकर, और ये लगा दिया बेटा यहां सीटी। सीटी मतलब करंट ट्रांसफार्मर। अब जैसे ही करंट नॉर्मल से ज्यादा होता है, तो नॉर्मल से ज्यादा करंट होते ही जो रिले है, इसकी कॉइल, जो ये रिले कांटेक्ट बना रखे, ये हो जाते हैं एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज्ड का मतलब होता है एक तरह से नॉर्मल से ज्यादा एनर्जी का उत्पन्न हो जाना। तो ये जैसे ही एनर्जाइज्ड जो होती है, ये कांटेक्ट को अपनी तरफ खींच के बेटा कर देती है बंद। ठीक है जी। अब जैसे ही ये कांटेक्ट बंद होता है, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये रास्ता हो गया धारा बहने के लिए, पूरा करंट बहने के लिए हो गया पूरा रास्ता। अगर ये खुला है तो इसमें करंट फ्लो ही नहीं कर रहा भाई। जैसे ही ये रास्ता बेटा बंद हो जाता है, तो ये वाली जो ट्रिप कॉइल है, ये हो जाती है एनर्जाइज्ड। यानी एनर्जाइज्ड का मतलब है अब इसमें एनर्जी आ गई भाई। नॉर्मल में तो रखी हुई थी, अब एक एनर्जी आ गई। अब ये क्या करती है कि जैसे ही एनर्जाइज्ड होती है, पहले नॉर्मल स्थिति में ये जो कांटेक्ट है ना व्हाइट कलर का, ये बेटा बंद था इसके साथ, लेकिन जैसे ही एनर्जाइज्ड होती है, ये इसको अपनी तरफ खींच के इस कांटेक्ट को कर देता है ओपन, और ये मिल जाती है हमें सुरक्षा। तो हम सुरक्षा को जब हम स्टडी करते हैं, हम देखते हैं कि हमेशा याद रखिए बेटा कि रिले और सर्किट ब्रेकर मिलकर सुरक्षा प्रदान करते हैं, अलग अलग नहीं। तो हम कहेंगे कि देखिए जी, सीटी से रिले की कॉइल जुड़ी है, जैसे ही नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा करंट होगा, तो जो रिले की कांटेक्ट है या ये जो पॉइंट है, ये कांटेक्ट आपस में बंद हो जाएगा, और भैया ट्रिप कॉइल में ऊर्जा आ जाएगी और ये सर्किट ब्रेकर के कांटेक्ट को खोल देगा, और ऐसे मिल जाती है हमें ऑटोमेटिक प्रोटेक्शन। प्रकाश ऊर्जा को वैद्युतीय ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती है। तो हमने प्राइमरी सेल तो बिल्कुल भी नहीं कहना भाई, प्राइमरी सेल का तो कोई मतलब ही नहीं। प्राइमरी सेल तो हमने कुछ पढ़ा भी नहीं, हम सेकेंडरी सेल की तरफ भी नहीं चलते। फोटोग्राफिक डिजाइन हमने पढ़ाया क्या आपको? तो जब पढ़ाया नहीं तो जबरदस्ती का दिमाग भी नहीं लगाना। हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो इलेक्ट्रिक का क्लियरली मतलब है कि रेडिएशन आएगी, इलेक्ट्रिकल करंट को फ्लो कराने के लिए अलाउ करेगा या इलेक्ट्रिकल करंट का उत्सर्जन करेगा। तो यहां ये मिल जाती है जी फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइस। कल पढ़ाया जी सब चीजें आपको भाई। लाइट आ गई,
अरे मेटल सरफेस पर, तो इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा से टूट के बहने लगे। सेमीकंडक्टर मटेरियल ही तो है। अच्छा जी, ये जब इलेक्ट्रॉन यहां से बहे तो पॉजिटिव से अपना एक रास्ता डेवलप हो गया भाई। एमीटर करंट को पढ़ लेगा कि भाई कितने एम्पियर बह रहा है। तो ये हो रहता है हमारा नॉर्मल, हमने समझाया जी ये कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है हमारा नॉर्मली किसमें, सोलर सेल के लिए। चलो जी, तो ये सवाल देखिए क्या है कि भाई प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्तियां कहलाती हैं। अभी जो बैटरी लगाई है ना, ये चार्ज कर रहा है इसको। बताना जरा, ये सब पढ़ाए तुम्हें मैंने, तभी तो दुखी किया मैंने तुम्हें। अब पढ़ के बस आंसर देना है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत में निम्नलिखित संसाधन सम्मिलित नहीं। ये यूपीपीसीएल में आ चुका सवाल है। देखो यार, सोलर ऊर्जा होती है, पढ़ा है ना, देखो ये तो होती है। विंड होती है, बायोमास होता है, न्यूक्लियर रिन्यूएबल में नहीं आता। तो ये हमारा हो गया जहां सही आंसर न्यूक्लियर। ठीक है जी, तो हमें यहां पर टिक करना है न्यूक्लियर। याद है सोलर एनर्जी के बारे में पॉइंट? विंड, हाँ जी, विंड में वर्टिकल टरबाइन के नाम बताओ। ऊर्ध्वाधर टरबाइन है, सुबह आया था, हमने बताया था सैरोडैरो, दो याद रखो। हमने शॉर्ट में नहीं बताया था, मैं सैरोडैरो याद रख लो, सैरोनियस डैरोनियस, और क्या, ये तो हमने इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था। मैंने कहा नाम याद रखो, बस बात खत्म हो गई। और कैसे पढ़ाया बताओ? एक उपभोक्ता के भार को सामान्यतः के रूप में मापा जाता है। अरे हमारे घर के लोड को किलोवाट में ही तो नापते हैं या किसी और में? ए भाई तुम किलोवाट आवर मत बोलना, किलोवाट आवर में वो कमर्शियली यूनिट है, तो लोड को किलोवाट में नापेंगे। अब इसे कितने घंटे तक ऑपरेट करवाएंगे वो बेटा किलोवाट आवर में आएगा। चलो, वैसे लोड फैक्टर हमने अभी पढ़ाया नहीं क्योंकि इसका नंबर हमारा कल सुबह है लोड फैक्टर का। तो लोड फैक्टर वैसे होता है एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम डिमांड। और बेटा ये सदैव होता है एक से कम। ये राजीपुरी अपना लोड फैक्टर की कहानी। डेली अगर करेंगे 24, मंथली करेंगे 720 घंटे, एनुअल करेंगे 8760। नीचे ऊपर टोटल किलोवाट है। अरे टोटल किलोवाट को टाइम से आप डिवाइड कर दीजिए तो एवरेज लोड आ जाता है। अपॉन में देख लो पीक लोड, ये रहा पीक लोड, ये रहा जी पीक लोड। तो एवरेज लोड अपॉन पीक लोड या मैक्सिमम डिमांड। चलो जी, बताना जरा, कैपिटल कॉस्ट पर मेगावाट आवर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ। कैपिटल कॉस्ट पूंजीगत लागत प्रति मेगावाट, टेबल बनाने को दिया था। अरे ये क्या दिख रहा है यार, ये मैंने कल बताया था, मैंने कहा हाइड्रो से भी ज्यादा यूरेनियम वाले की है भाई। इसमें पूरा का पूरा इस सिस्टम को डिजाइन करने हैं तुम्हें, ये सब बना के बताए थे तुम्हें। अच्छा पीछे है तो भाई ये फिर इसमें ऐसा क्या भयंकर लॉजिक है जो भाई नहीं बताया तो बताओ। कल मैंने पढ़ाते हुए तुम्हें ये कहा, कल या परसों में जब भी पढ़ाया होगा, कि भाई न्यूक्लियर में सबसे ज्यादा, क्योंकि आपको रिएक्टर डिजाइन करना है, फिर बहुत काफी एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है, और रिएक्टर कोई ऐसी बहुत हल्की चीज नहीं है। तो यहां पर हम लोग मार्क करेंगे जी न्यूक्लियर पावर प्लांट। और न्यूक्लियर पावर प्लांट को देखिए हमने यहां समझाया भी है।
कंट्रोल रोड, यूरेनियम फ्यूल और रिएक्टर वेसल्स ये बना रखी है हमने। फिर ये पूरी बिल्डिंग अपना तैयार करनी पड़ी। ये है स्टीम जनरेटर जहाँ से हमें स्टीम मिलेगी। और फिर हमने अपना यहाँ पर हीट एक्सचेंजर, कंडेंसर ये बना दिया, देखो ना कंडेंसर है, ये टरबाइन यूनिट है, फिर जनरेटर है, ट्रांसफार्मर है अपना, फिर बाद में जितने भी गैस वैस है सबको यहाँ से वाटर वेपर ये सब हमने बाहर निकाला। फिर कोल्ड वैसीन इसे ठंडा करने के लिए, फिर पंप है, पूरा का पूरा ये पूरा अरेंजमेंट है। मतलब एक जो डीपली अरेंजमेंट है आपका यूरेनियम या कहे न्यूक्लियर पावर प्लांट का ये है। बस हमने थोड़ा सा सिंपल वे में पढ़ते थे भाई, काम वही है। स्टीम बनेगी, ये जो पाइप है ना हमने दिखाई नहीं क्या ये, अरे हमने हीट एक्सचेंजर कहा जा रही ने भाई, इसमें आग जो भी अपना बॉम्बार्ड वगैरह हुआ, जो भी हमने कहा नहीं सोडियम मेटल, हमने पाइप को ऐसे घुमाया भी है तो यहां से ये मिल जाती है हमें स्टीम। अब इस स्टीम को फ्लो करवाना है ये टरबाइन पे। ये देखो ये टरबाइन यूनिट है पूरी की पूरी, ठीक है। टरबाइन यूनिट, टरबाइन से जो वेस्टेज होगा कहाँ गया, कंडेंसर में भेज दिया हमने। यहाँ कंडेंसर से वापस ये वाटर में बन के कहाँ वापस आ गया, देखो ना, ये बॉयलर नहीं, वापस में बॉयलर कहाँ से आ गया, इसमें वापस से आ जाएगा हीट एक्सचेंजर में। ये जो ये दिखा रखे हैं ना ये वाले, ये कुछ और बीमारी नहीं, ये हीट एक्सचेंजर है। ये रहता है जी। बाद में देखो जनरेटर तक हमने पढ़ाई, उसके बाद में वही ट्रांसफार्मर लगाया, वही हमने लाइन बना दी, लाइन वही अपना इसने स्टेप अप करके अपना भेज दिया। तो सब व्यवस्थाएं हमने सीखी है, पढ़ी है। कंडेंसर में हमें कूलिंग वाटर की भी तो जरूरत पड़ती है, फ्रेश वाटर भी हमें चाहिए। ये कुछ ये भी कहेंगे कि देखिए कम दबाव होता है यहाँ सबसे, और फिर भी जो गर्म चीजें होती हैं अपना इधर के लिए पास कर देते हैं हम लोग। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्टीम टरबाइन इन ए जनरेटिंग स्टेशन? पढ़िए जरा, तापीय उत्पादन प्लांट में वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है? वाष्प टरबाइन का कार्य क्या है जी? थर्मल ऊर्जा को बदलना। तो हमने कहा जी चलिए, दूसरा कह रहा है कि बॉयलर की वाष्प को अति गर्म करना। ये तो नहीं होता, ये किसका है? सुपर हीटर, एग्जैक्टली, ये सुपर हीटर। फिर ये कह रहा है कि तापीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल। ये तो नहीं है, ये डायरेक्ट हो ही नहीं सकता यार, इसमें बीच में टरबाइन की जरूरत पड़ेगी। फिर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदलना, ये किसका है? टरबाइन का, शाबाश। तो ये किसे, हाँ सॉरी, हाँ अरे अल्टरनेटर का है, क्षमा चाहते हैं। आ जाओ, यहाँ आ जाओ जरा, चलो इस डायग्राम को देखो जरा। अरे ये टरबाइन अरेंजमेंट है, जितना छोटा ये दिख रहा है इतना है नहीं, टरबाइन अरेंजमेंट है। तो वही है, स्टीम आएगी, घूमेगा, तो टरबाइन क्या कर रहा है कि जो हीट है या जो स्टीम है उसे किस में बदल रहा है? मैकेनिकल। अच्छा एक बात बताना जरा, रैंकाइन साइकिल से क्या समझते हैं? थर्मल पावर प्लांट काम तो करता है, लेकिन आप इससे समझते क्या है? जहां हम हीट से कुछ मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने की बात कर रहे हैं तो वो साइकिल हमने कहा जी रैंकाइन साइकिल है। Which of the following generating station has the lowest running cost? है जी भाई, गलत मत करना यार, थर्मल का तो बहुत ज्यादा, अरे तेल, डीजल में तेल लाना पड़ेगा तो इसमें कोयला लाना पड़ेगा।
पन बिजली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। देखो जी हाइड्रो जो हमने कल सीखा था ये रहा। अरे हमने कहा तो हम पढ़ाने के बाद तुम्हें इतना बढ़िया से रिवाइज और इतने बढ़िया ऑब्जेक्टिव लगा के भेजेंगे, तुम गलती करोगे ही नहीं। दोबारा से देखो पूरे को ऐसे, रिजर्वोयर बनाया, डैम बनाया, लगा दिया सर्ज टैंक। ठीक है, सर्ज टैंक ये मत समझना ये तो डैम के पास में है, ये बहुत लंबी टनल है तो ये टरबाइन एंड पे होता है भाई, मतलब सर्ज टैंक से ये दूरी कम है तो डायग्राम है, तब कभी तुम ये नापने लग जाओ डायग्राम के हिसाब से। वाल्व हाउस पेनस्टॉक क्या किसका बना हुआ है? क्लोज्ड पाइप है, स्टील का बना हुआ है। पावर स्टेशन है, बिजली बनाने के बाद पानी निकल गया, क्या कहा? टेल। अगर हम ये कहें डैम पे एक्सेस ऑफ वाटर हो जाए, जैसे हमने ये पूरा नहीं दिखाया, अगर डैम पे एक्सेस पानी हो जाए इकट्ठा तो स्पिल वेज, ठीक है जी, अपना इसके द्वारा अपना स्पिल वेज से अपना पानी को निकाल दीजिए। और जो डाउन स्ट्रीम है अपना स्लुइस गेट होते हैं, इनको खोल देते हैं भाई, खोल दो, अपना पानी बह गया अपना बाहर की तरफ। चले आगे। टरबाइन कौन कौन सी है जल्दी बोलो फटाफट। अरे कितने प्रकार की है? 2 प्रकार है। कौन कौन सी? इंपल्स और रिएक्शन। इंपल्स का टाइप बोलो, रिएक्शन का टाइप बोलो। फ्रांसिस और कैप्लन टरबाइन। ओए मारूंगा। डैम हम किस में बनाते हैं? लो हेड वाले में डैम बनाए, सर्ज टैंक बनाए। सर्ज टैंक क्या करेगा? किसको सुरक्षा देगा? टरबाइन को या पेनस्टॉक को? पेनस्टॉक को देगा। चलिए शाबाश, होशियार हो गए बच्चे। द जनरेटिंग स्टेशन आर इंटरकनेक्टेड टू। इंटरकनेक्टेड का मतलब है एक से दूसरे पावर प्लांट को इंटरकनेक्ट करना। यदि एक सोर्स के द्वारा बिजली बननी फेल हो जाए तो दूसरा सोर्स सप्लाई देगा, भरोसे के लायक हो जाएगा ना। इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ सप्लाई, सप्लाई की विश्वसनीयता सुरक्षित करने के लिए। भाई एक फेल हो गया, हमने बिल्कुल एक फेल हो गया, दूसरा बैकअप है ना, तो हमने यहां पर ले लिया जी ऑप्शन ए। व्हाट इज द सीक्वेंस? हाँ, इसके लिए तुम्हें घर में रखे हुए जो इंजन में हत्ती मारते हो ना, इसके ऑपरेशन को बताना है नॉर्मली। ये भाई ये सक्शन का मतलब होता है आग लगाने के लिए बाहर से एयर को सक्शन करना। अरे तुम एक काम करके देखना, अच्छा इंजन चलाना, जहां इसके साइलेंसर वगैरह भी है ना, एक और गोला जैसा लगा रहता है, उस पे अपने हाथ को रखना। अगर ये नहीं है, इसे तो सक्शन कह रहे यार, मैंने कहा तो वो सीक्वेंस में पहले क्या होगा? सक्शन, उसके बाद में क्या है? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है जो पिस्टन होता है ना, अब जो हवा अंदर गई है पिस्टन उसको कंप्रेस करे, उसके बाद में पावर जनरेट और बाद में एग्जॉस्ट। तो ये एक प्रॉपर सीक्वेंस होती है। पहले ये कह रहा है पावर, अभी पावर कहां से पहले आ गई भाई? ये कह रहा है कंप्रेस। पहले कंप्रेस कैसे हो सकता है यार? पहले कंप्रेस नहीं, ये कह रहा है एग्जॉस्ट, संभव ही नहीं। तो इसके लिए आपको कोई नॉलेज ऐसी नहीं कि किताबी नॉलेज की जरूरत थी, आपको बस अपने आसपास की जो चीजें हैं उनको ऑब्जर्व करना था और कुछ नहीं। ये बना रखे जी हमने, देखो जो जो चीजें समझाई तुम्हें। अरे बाहर से भी बताया ना, इनटेक करेगा, हवा इनटेक लेगा बाहर से। ओके, दूसरी स्टेज है, अब पिस्टन नीचे आके उसको कंप्रेस कर रहा है। ये पूरा इसमें तो खैर नीचे से दिखा रखा पिस्टन ना, तो इनटेक कर लिया पिस्टन से, अब ने कंप्रेस कर दिया इसको। अब देखो जैसे हम कंप्रेस कर रहे हैं हाई प्रेशर से, क्या होगी? पावर, चिंगारी लग गई अपना। अब ना उसके बाद में फिर आग लगते हैं बाहर की तरफ, क्या? एग्जॉस्ट। ये 4 अलग अलग स्टेज है इसमें।
अच्छा, कितने लोगों ने वो इंजन देखा है यार? अरे नहीं, शहर वहर के जो बच्चे हैं वो ना देखते। हाँ हाँ, सबने देखा है। अरे वाह, बोल भी दे यार, इसमें तो इतना बड़ा कोई टास्क है नहीं। इसमें क्या है? कई बार तो इसका बेचारे का कुछ दिक्कत आ जाए तो ये फिल्टर विल्टर, इसके गैस कट फट गया जिस बेचारे का, है ये तेल बदलना जिसका बहुत काला हो गया, तेल खराब हो गया। हाँ, वाल्व नहीं होती जब प्रेशर नहीं बना रहे थे, 1 रुपया सिक्का लगा दो अपना। बस बस बस, वेरी गुड, वही चीज जो आप सोच रहे हैं भाई। बस मैंने कहा तो टैलेंट तो इतना कूट कूट के भरा हुआ ना आप में, कोई मतलब पूछो मत, लेकिन वो इस्तेमाल पता नहीं कहाँ कर रहे हो। अरे जियालाल जी, इसे अभी स्टार्ट करोगे क्या? नहीं देखा क्या? देखो, इंजेक्टर, इंजेक्टर इनटेक मतलब अंदर ले रहा है हवा को, हवा को अंदर लेगा, सक्शन करेगा, मतलब किसी भी चीज को सक्शन करने का मतलब है यहां से खींचना। तो इसने हवा को पहले अंदर लेगा, इसके बाद में होता है कि इसको संपीड़न किया जाए हाई प्रेशर से, फिल्टर इससे, पिस्टन से। इसके बाद में यहां पर होगी फायर, और बाद में ये फिर फायर होने के बाद में बाहर, बस ये साइकिल चलती रहती है इसमें। तभी तो ये आग लगने के बाद, ये फायर होने के बाद धुआं नहीं देता, ये सब चीजें भैया। इस बार जाके अपने घर में जो इंजन विंजन रखा बस कर दो काम। निम्नलिखित में कौन ठोस ईंधन नहीं है? सॉलिड जो फॉर्म में है, कोयला सॉलिड है, पीट, हमने कोयले का ही तो एक प्रकार पढ़ा है भाई, कैलोरीफिक वैल्यू तो कम है, ऐसा थोड़ा ही रबड़ है। वुड लकड़ी, कोल तार, सड़क सड़क नहीं बनते हुए देखी, बचपन में बहुत शैतानियां की है जब गांव में सड़क बन रही होगी तुम्हारे, भाई यही कोल तार। When steam is released to turbine, turbine produce, टरबाइन क्या प्रोड्यूस करता है? भाई केमिकल का तो कोई मतलब नहीं, टरबाइन का काम है मैकेनिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करना। तो ये रहा जी, इलेक्ट्रिकल को कौन सा करेगा? जनरेटर। और जो इलेक्ट्रिक केमिकल ये देखने को मिलता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल, वो बैटरी में पढ़ते भी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से, यूपीपीसी में पूछा गया सवाल है, पेनस्टॉक को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है। ये लीजिए जी, सर्ज टैंक। सर्ज टैंक, हम यही तो कहते हैं कि टरबाइन के पास में खुला हुआ एक टैंक है, जिसमें अगर पानी अत्यधिक हो जाए तो उसमें स्टोर हो जाए, और पानी की अगर कुछ कमी हो तो उससे पानी ले लिया जाए। क्या 4 बे? ओ यार, बीडी ऐसा नहीं बनाए थे गड्ढा टाइप का, भूल गया। सुबह बादाम खाया कर, बादाम खाने से याददाश्त बढ़ती है, सिगरेट पीने से भी बढ़ती है, तो मत करना। कौन पीता है भाई? नीरज तो बिल्कुल, कंसंट्रेशन ज्यादा बनती है, लेकिन वो उम्र के हिसाब से कम ड्यूरेशन के लिए होती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं ना, बीड़ी तंबाकू खाने वाले तो बेकार है। जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं ना, कम समय के लिए, कम समय मतलब कि 30-35 एज तक कंसंट्रेशन बनेगी, उसके बाद बीमार पड़ जाओगे। तो इसीलिए बादाम ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है लंबे समय तक हेल्दी रहने के लिए। और कोई पीता भी है तो छोड़ दो, सिगरेट पीना गलत है, इससे बढ़िया 2 पैक लगा लिया करो, वो ठीक है।
वो कम हार्मफुल है। हाँ, इसे पेपर के बाद करना, कभी आज ही सीरियस ले लो, ठीक है। पेपर के बाद बेटा डैम बनाया, ये रहा जी वही अपना सर्ज टैंक, ये बना दिया पेनस्टॉक, ये बना दिया टरबाइन, जनरेटर, गवर्नर, टेलर। अगर हमने सवाल ये लिए तो हर बार देखना, अगर हाइड्रो 3 बार लिया है तो तीनों बार अलग डायग्राम दिखेगा तुम्हें, ताकि तुम्हें याद रहे भाई। इनमें से कौन एक गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? नॉट ए नॉन कन्वेंशनल हाइड्रो सोलर विंड है ना? कौन सा नहीं? नेचुरल गैस। देख लो, तुम्हें लग रहा था कि सर तो रिन्यूएबल फालतू में पढ़ा रहे। हाइड्रो याद है, हम मिनी माइक्रो माइक्रो ये सब बना सकते हैं, छोटे छोटे प्लांट भी। सोलर याद है? हाँ भाई, सबसे बड़ा पावर प्लांट कहाँ है सोलर का? क्या नाम है? बड़ाला, है ना? याद है? कमुठी कहाँ है? कमुठी तमिलनाडु में नहीं बताया? विंड एनर्जी, विंड के लिए मुंह पांडाल बता नहीं था? जैसलमेर। सिखाई तो है यार तुम्हें चीजें। जल विद्युतीय स्टेशन में उपयोग किए जाने वाले प्रत्यावर्तक। हाँ, ये मुझे लगता है कोई गलत नहीं करेगा इसको। साइलेंट। और थर्मल और न्यूक्लियर में सिलेंड्रिकल। ये रहे जी, ये रहा सिलेंड्रिकल। इसमें चीजें सुन लो। कम पोल के लिए डिजाइन होता है, हाई स्पीड के लिए डिजाइन होता है। इसमें डायामीटर कम होता है, एक्सियल लेंथ ज्यादा होती है। ज्यादा पोल के लिए यूज होता है, स्पीड कम होती है, एक्सियल लेंथ कम, डायामीटर ज्यादा। ये हमारा न्यूक्लियर और थर्मल, ये हमारा हाइड्रो। डैम्पर वाइंडिंग लगाने की सुविधा है, ओके। इसमें डैम्पर वाइंडिंग लगाने की सुविधा नहीं है। डैम्पर वाइंडिंग से अगर मोटर में बात करें तो सेल्फ स्टार्ट हो जाता है, और जनरेटर की जैसे हम बात कर रहे हैं तो हंटिंग भी कम हो जाता है जी। ठीक है जी, चलिए जी। पावर स्टेशन का कार्य है घर में दाल चावल बनाना है भाई। घर में दाल चावल बनाना ये काम है इसका, देखा ना? बोला उसने, यस सर। पावर स्टेशन का खाना बनाना है। डिस्ट्रीब्यूट इलेक्ट्रिसिटी, शाबाश, कमाल है भाई तुम्हारे। पेपर नहीं देने के मूड में क्या दोस्त? ए, ओ माय गॉड, कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी। इसकी धुनाई कर दे तुम्हें, सही बता रहा हूं मैं। अबे पावर स्टेशन का हम 3 दिन से, संडे से आज तक हम कर क्या रहे हैं? काहे का हाइड्रो, न्यूक्लियर, थर्मल हम पढ़ रहे हैं, बता। नहीं ये बता, ए चुप रहो जरा, इसका थोड़ा सा दिमाग सही कर दूं। ये ए क्यों? आपने क्या सोच के ए उत्तर दिया? क्या सोच के तुमने बी उत्तर दिया? और क्या सोच के तुमने सी नहीं दिया? विद्युत का उत्पादन करना, पावर स्टेशन, कंट्रोल इलेक्ट्रिसिटी और डिस्ट्रीब्यूट, ए और बी दोनों। कलेक्ट करके जिसको जरूरत है उस हिसाब से फिर करना। ये सब पढ़ा है तुम्हें? हाँ, इसे गलती मत कर देना। हाइड्रो पावर प्लांट, देखो
इसमें चलता हुआ भी दिखेगा तुम्हें, देखो। ये धारा भी दिखेगी तुम्हें। ए भाई, कभी तुम्हें लगे बिजली इधर से आ रही है, बना इधर से ही वापस रहा है, ये ना लाइन खींच रखी पहाड़ के ऊपर से दोस्त। कभी तुम भावुक हो जाओ कि बिजली इधर से आके, बिजली ये पानी है, पानी अपना वही चल रहा है जी। ये देख पा रहे हो क्या है? हमेशा याद रखना दोस्त, चाहो तो एक पॉइंट नोट कर लीजिए। ड्राफ्ट ट्यूब लगी है ना, ड्राफ्ट ट्यूब सिर्फ रिएक्शन टरबाइन में लगती है, नोट करो। ड्राफ्ट ट्यूब सिर्फ रिएक्शन टाइप टरबाइन में इस्तेमाल की जाती है, नोट करिएगा। देखो ये रहा पेन स्ट्रोक। अच्छा चलो, ये तो लिख ही लिया होगा। इसमें हमने डैम वैम कुछ डिजाइन करके दिखाया, सर्ज टैंक डैम दिखाया क्या? तो कौन सा हेड है? लो है, देखो पानी है अपना, हेड पोन्ड अपना बना रखा है, पानी आ रहा है सीधे अपना फ्लो कर रहा है। ये रे टरबाइन घूम रहा है ना, देखो ये ऊपर जो बना रखा है ये टरबाइन है, इससे मैकेनिकल कपल्ड बेटा ये जनरेटर है। ड्राफ्ट ट्यूब केवल रिएक्शन टाइप टरबाइन में प्रयोग की जाती है, ये नोट करना है बेटा। वही अपना पानी के लेवल को बनाए रखने के लिए इसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये अपना इधर टेल रेस बिजली बनाने के बाद पानी को बाहर कर दिया। ये हमने ट्रांसफार्मर दिखा दिया। ट्रांसफार्मर का काम क्या है? स्टेप अप करना, और स्टेप अप करने के बाद में हमने ट्रांसमिशन लाइन से इलेक्ट्रिसिटी को सप्लाई कर दिया। तो ये नॉर्मल हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का वही पुराना अपना वर्किंग है। कैलोरी इज ए यूनिट ऑफ, हाँ हाँ, इसमें क्या डाउट है यार, इसमें इसको टेंशन वाली चीज है ही नहीं। लेकिन एक कैलोरी बराबर कितने जूल? 4.18 जूल। एक BTHU बराबर कितने जूल? CHU ठीक है जी। चलो तुम्हें थोड़ा दुखी करता हूं, ये फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन है। प्रथम नियम बताना न्यूटन का क्या है? हाँ, ये मत बोलना कि मैं तो इलेक्ट्रिकल वाला हूं। ये तो समीकरण है गति की, न्यूटन का पहला नियम। अबे V बराबर U प्लस AT, S बराबर UT हाफ AT स्क्वायर, P स्क्वायर माने U स्क्वायर इक्वल टू 2S। ये तो 3 समीकरण है दोस्त। हम कह रहे हैं कि न्यूटन के 3 नियम। मैं जी, पहला नियम जड़त्व का नियम। जड़त्व का मतलब क्या समझते हो? एक चैप्टर है तुम्हारे पास ये ITI में दोस्त, इसलिए बोलो बोलो, बढ़िया बोल रहा है ये लड़का। बस बस बस, क्या समझ गया? किसी भी वस्तु का वो गुण जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है जड़त्व कहलाता है। बस द्वितीय नियम बता जल्दी से तू। नहीं, लड़का बताएगा, लग रहा टैलेंट से भरपूर। द्वितीय नियम किसका? आवेग संवेग। बात तो सही है संवेग, लेकिन आवेग कहां से? संवेग परिवर्तन की दर बल के समानुपाती, बराबर नहीं समानुपाती। वास्तविकता का नियम भी कहते हैं इसे। तीसरा नियम एक्शन रिएक्शन, हाँ, क्रिया प्रतिक्रिया। बहुत बढ़िया। निम्न में से किस प्रकार के ईंधन में विस्फोट होने की संभावना नहीं होती? विस्फोट होने की संभावना नहीं होती। भाई हमेशा याद रखना,
जितने भी ये लिक्विड वाले फ्यूल है या गैस वाले, इन सब में विस्फोट होने की संभावना है। सॉलिड, लकड़ी, कोयला, इनमें नहीं है, तो हम लोग कहेंगे सॉलिड फ्यूल। ठीक है जी, सॉलिड फ्यूल में नहीं। अरे भाई ये लिक्विड, गैस, इनमें सब में चांसेस है। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, निम्न में कौन सा पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है? कन्वेंशनल है वो, नॉन कन्वेंशनल नहीं। कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ऑल ऑफ द अबव। नॉन कन्वेंशनल में कौन कौन से? सोलर, विंड, जियोथर्मल, ये जो बायोमास, ये सब हमारे नॉन कन्वेंशनल है। ये देखिए जी, बना दिया हमने। ये नॉन कन्वेंशनल है, वो उधर कन्वेंशनल है। जरा इनको सबको देखो। कन्वेंशनल है कोयला, पेट्रोल, नेचुरल गैस। विंड देखो, टरबाइन क्या मस्त लगाई है, टरबाइन, बायोमास, जियोथर्मल, टाइडल। तुम्हें टाइडल पढ़ा रहा था ना मैं, बस ये टाइड्स आएंगे, टरबाइन घूमेगी बेचारी। सोलर, तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स। सूरज, सूरज है तो ये है, सूरज है तो फिर हवा है कि नहीं? निम्न में किस प्रकार के शक्ति संयंत्रों का प्रयोग सर्वाधिक होता है? 60-65% तक कोयला, तो कोयल बेस्ड, लेकिन प्रदूषण ज्यादा, रनिंग चार्जेस ज्यादा, फ्यूल का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा। ये तो सारे है चीजें, कम स्थान में बनता है ट्रांसमिशन, या कहें कि ट्रांसमिशन जो कॉस्ट है वो कम हो जाता है। यही तो चीजें हैं। चलो बेटा हो जाओ शुरू, जरा शुरू से लास्ट तक जरा देखिएगा। कोयले को बेल्ट कन्वेयर के द्वारा लाएंगे। बॉयलर, वही पुरानी चीज को याद करना है अपना, पुरानी चीजों को याद करिए। जैसे बॉयलर है, बॉयलर में आग लगेगी, स्टीम बनेगी, स्टीम लाइन होगी, सीधे कहाँ भेज दिया? टरबाइन। यहाँ बीच में अलग अलग स्टेज भी हम रखते हैं, जैसे अभी इसमें पूरा नहीं दिखाया ना, ये डिटेल वाला नहीं, ये नॉर्मल है समझने के लिए। जैसे हम सुपर हीटर रखते हैं, इकोनोमाइजर रखते हैं, प्री हीटर, वो नहीं है। बॉयलर में हमने कौन से वाला अच्छा बताया? वाटर ट्यूब, तो मुनेरा पानी, वाटर ट्यूब। अपना वाटर ट्यूब से स्टीम गई, टरबाइन घूमी, टरबाइन से जनरेटर है, जनरेटर ने अपना बिजली बनाई, ये ट्रांसफार्मर से ट्रांसमिशन लाइन भेज दिया। ये क्या है? इस टरबाइन से जो वेस्टेज हुई स्टीम, वो क्या है? कंडेंसर, वापस में पानी। ठीक है जी, और कंडेंसर को सप्लाई दे रहे पानी आप यहां से, जो आपको नदी से मैंने दिखाया था। तो ये हमारा एक सिंपल डायग्राम है जी। हाइड्रो इलेक्ट्रिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग किन स्थान पर किया जाता है? रन ऑफ रिवर नहीं हो सकता मैदानी एरिया में क्या? दोनों को करिए ना, बोथ ए एंड बी। यार कमाल कर रहे हो भाई। जबकि कहा भाई ज्यादातर हमने क्या कहा, जितनों में डैम बनाने हैं ना, वो सब पहाड़ी में। जैसे हाँ, रन ऑफ रिवर विदाउट पॉन्डेज, विद पॉन्डेज आप बनाइए, मैदानी क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है? निम्न में किसका ईंधन परिवहन मूल्य शून्य होता है? भाई कोई पैसा लगना है क्या? हाँ भाई सुमित, पानी भर के पहुंचाओगे ट्रक में टरबाइन तक, तो ध्यान कहाँ है? यही है भाई, पिछले 1 मिनट से यहाँ नहीं है। जिसके बारे में सोच रहा है पहले नौकरी ले ले, तो फिर सोचना गलत है दोस्त। हाइड्रो
एनर्जी सोर्सेज, तो हाइड्रो ऊर्जा स्रोत, कोई खर्चा नहीं है। सूर्य की सतह का लगभग तापमान है 6000, 6000 ही तो है ये, 6000 डिग्री सेल्सियस है, और क्या करोगे तुम? बैंकर सोच रहे हो 6000, हल्के में ले रहे क्या 6000? मतलब और भी अच्छा है क्या? उसमें देखो ना, उसके टेम्परेचर को नापने के लिए हम लोग जो इक्विपमेंट जैसे ऑप्टिकल पायरोमीटर, उसमें सिर्फ पास में लेकर जाते हैं, उसमें कनेक्ट भी नहीं करते, वो नाप लेता है। पायरोमीटर बॉयलर टेम्परेचर को भी नापता है। सूर्य पर ऊर्जा के स्रोत का कारण है नाभिकीय संलयन। हाँ नहीं भाई साहब, आपने जो विखंडन कह रहे हो ना, इतनी बेइज्जती ना करो। सूर्य का अगर विखंडन हुआ, तो क्या ही बोलूंगा। इनमें से किससे ध्वनि प्रदूषण फैलता है? हमने बताया भी था कि यार विंड वाले में दिक्कत है, शोर होता है, तो विंड पावर सोर्स, इसमें ज्यादा शोर होता है। सामान्य डीजल विद्युत शक्ति उत्पादन सेट किस क्षमता में बनाते हैं? देखो बहुत कम भी नहीं बनाते, ये जनरली हम लोग इन्वर्टर सेट से प्राप्त कर लेते हैं, और ये बनाना हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। तो हम लोग 0.5 से 100 kVA तक अपना डिजाइन कर लेते हैं। शादी ब्याह में भी ले आते हैं 1-2 kVA का। तो भू उपग्रहों एवं अंतरिक्ष यानों में विद्युत शक्ति आपूर्ति हेतु किस प्रकार का विद्युत उत्पादन संयंत्र प्रयोग किया जाता है? सोलर को लगाइए। किसे लगाए भाई दोस्त? जयप्रकाश जी, बस जो आप बोलोगे हम वही लगा देंगे। सोलर पैनल ही लगाओ। वैसे सोलर पैनल क्यों? ये तो नहीं सोच रहे कि हमारा सूरज वहां भी है क्या? अरे वही सूरज है दोस्त, वही है। देखो इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब ज्योग्राफी आप पढ़ते हो, सीखते हो, ये पृथ्वी है जी। जब भी हम यहां से किसी अन्य ग्रह पर जाने के लिए उड़ान भरते हैं तो ये जाते हैं, है जी। और जब अपने वापस आने में तो यहां से नीचे की तरफ, है ना, यही तो करते हैं हम भाई। यहां से हवाई जहाज ऊपर की तरफ उड़ा दिया, और वहां से कहीं पहाड़ के किनारे ले जाके नीचे धक्का ही तो देना है, ढलान तो है ही। ऐसे तो वापस आते होंगे। अरे भाई ऐसे ही वापस आते होंगे, क्यों भाई सुमित जी? हैं? तो भाई वैसे तो जाते हुए भी रिस्क था। देखो होता ये है, जब हम पृथ्वी से किसी प्लेनेट पर जाने के लिए, स्पेस में जाने के लिए उड़ान भरते हैं, तो हम नीचे से ये भरते हैं। तो जब यहां से पृथ्वी पे आने के लिए भरी जाती है, तो वो भी ऊपर कोई उड़ान भरी जाती है भाई। क्योंकि स्पेस ही पूरा ऐसा नहीं है कि पृथ्वी से ऊपर हमें जाना है। ये सब ना एक ये है, सबकी अपनी अपनी ग्रेविटी की कक्षाएं हैं, ठीक है। अगर तुम यहां से, जैसे ये है कि आप यहां से कूदोगे नीचे पहाड़ से, तो लगेगा भाई हम तो पृथ्वी पे पहुंच जाएंगे, ऊपर से तो गिर ही गए हम। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्त, उसकी ग्रेविटी की अपनी कक्षाएं हैं, वो एक अलग चीज है, आपकी पृथ्वी एक अलग चीज है। तो यहां से जाना तभी लिखवा लेते हैं कि भाई आए ना आए
हम आपके परिवार को मुआवजा दे देंगे। तो इसलिए जब स्पेस में भेजा जाते हैं तो आने की कोई गारंटी नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्पेस में भटक गए। जैसे कुछ मूवी होते हैं ना हमारी स्पेस बेस्ड, ये बहुत रियलिस्टिक चीजों पे आधारित बनती है। ये ऐसे बॉलीवुड की नहीं है। बॉलीवुड मूवी का क्या है कि भाई काम करेंगे, बचपन में हीरो के माता पिता को या तो मार देंगे, वो फिर बड़ा होकर बदला लेगा, वो भाग रहा है, मुंह ऐसे करता है, बड़ा हो जाता है तुरंत, है जी। ये नहीं है। उन्हें 10-10, 20-20 साल लगते हैं एक स्क्रिप्ट को तैयार करने में, स्टडी करने में। बहुत रियलिस्टिक चीजें होती है। जैसे जो द कोर मैं मूवी का जिक्र कर रहा था, जैसे स्पेस बेस्ड मूवी ग्रेविटी, बिल्कुल रियल साइंस बेस्ड मूवी है। देखिए तुम में से ग्रेविटी, एक गौरव ने सब निपटा रखी, मैंने सब देख रखी ना। कितनी बढ़िया मूवी है। हाँ, लेकिन आप लोग बाकी तब देखना जब पेपर हो जाएगा, अभी ग्रेविटी को नहीं देखना। तो यहाँ बेटा हम सोलर पैनल से देते हैं। ये देखो जी, इसमें तुम कहीं गांव बैठा के ले जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन सो वही 17%। एफिशिएंसी तो कहीं भी जाओगे वही है। ऐसे कोई चक्कर नहीं है, हो सकता है यहां से भी कम हो किसी जगह, ऐसा कुछ नहीं है। और जो एफिशिएंसी टेस्टेड है ना वो बहुत अच्छी, 25 डिग्री स्टैंडर्ड पे टेस्टिंग है वो। बायोगैस इज प्रोड्यूस्ड, बायोगैस का उत्पादन किससे किया जाता है? पशुओं के गीले गोबर से। हाँ, इससे ही होता है, बिजली बनती है भाई। इसमें घबराने की क्या बात है, शर्माने की बात है, बिजली बन रही। देखो, जल विद्युत संयंत्रों में यदि किसी नदी, नहर अथवा जलाशय के जल को एक सुरंग के द्वारा जल टरबाइन को भेजा जाए, प्रदान किया जाए, तो जल मार्ग का नाम पेनिस्टॉक। पेनिस्टॉक ही तो होगा। अरे वाह। भाप शक्ति संयंत्र में बॉयलर के अति तापक में क्या प्रवेश करता है? What enters the boiler overheating in a steam power plant? है जी, ये हैवी वाटर, कोल्ड, ये चलो फिर ये कर लो, अति तपित भाप। उत्कर्मणीय रिवर्सेबल टरबाइन, हमने लिखा था पॉन्डेज टाइप ना, रिवर्सेबल टरबाइन। तो रिवर्सेबल टरबाइन किसमें प्रयुक्त होती है? टैंक के बिना। जरा पढ़ के बताइए आप क्या क्या है। टॉप रिजर्वायर प्लांट विदाउट सर्ज टैंक, ये कह रहा है जी हाई टॉप रिजर्वायर प्लांट विद सर्ज टैंक। ए बी सी डी में से क्या करें? है अब सर्ज टैंक का मतलब यही नहीं कि बस हाई हेड पे लगा दिया, मतलब जहां पानी आ सके, स्टोर कर सके। ये अबे अगर ये नहीं लगाओगे, इसे पानी को इकट्ठा कहां करोगे? कहीं तो करोगे, या छोड़ दे पानी को वापस भेज दे खेतों में, बिजली किससे बनाओगे? तो रिवर्सेबल टरबाइन यही तो है। इसने सेंटेंस को बस थोड़ा सा बदल दिया। पंप्ड हार्वेस्टिंग, पंपित संचयन संयंत्र, ये नहीं है, हार्वेस्टिंग लिख दिया, पंप्ड स्टोरेज लिखता। फिर द फंक्शन ऑफ द इकोनोमाइजर इन ए थर्मल पावर स्टेशन, ये तो सबको पता है। अबे इकोनोमाइजर भाई क्या कर रहा है, देखना जरा। एग्जॉस्ट गैसों में भीतर आने वाली पानी को
कौन सा विद्युत संयंत्र पर्यावरण प्रदूषण समस्याओं से मुक्त है जी? अरे वाह। हाइड्रो। किसी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में सर्ज टैंक के पास स्थित होता है जी? किसके पास में? बांध के? अभी भी बांध बोल रहे हो? बांध से तो मैंने कहा कई किलोमीटर दूर होता है ये। चलो जी, ये हो गए हमारे समाप्त। आज के लिए इतना सो बहुत है। हाँ, इतना सो बहुत है, और क्या करोगे, इतना पढ़ के। नहीं, आज हम इतना ही पढ़ाएंगे तुम्हें। कितने ऑब्जेक्टिव करवाए? हाँ जी। कौन सा? ये अति, देखो ना, उन्होंने इंग्लिश में गलत कर दिया। What under the boiler overheating in a steam, भाप शक्ति हिंदी में पढ़ेंगे। भाप शक्ति संयंत्र में बॉयलर के अति तापक में, अति तापक मतलब सुपर हीटर ना। एक मिनट जरा, इसे एक तो काटे, इसे होता है ओवर हीटिंग की जगह है सुपर हीटर, और सुपर हीटर में जाती है नमी वाली और नम वाष्प। इसको यहां से कैंसिल, ये होता है नम वाष्प करिए इसको, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग वेट स्टीम। यही ना, यही था ना? हाँ, यही था। ये ओवर हीटिंग से थोड़ा मैं भी कंफ्यूज हो गया। सुपर हीटर। बस एक और करना है इसका ऑब्जेक्टिव का, वो करना है हमें कल। कल सुबह 6 बजे की क्लास लगी हुई, क्या देखना है? लगी हुई है? अभी बोलते हैं। हाँ भाई बच्चों, ठीक ठाक हो तुम लोग? ठीक ठाक हो? लगी है? अभी करवाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट में मिलेंगे।